मेरा नाम प्रियांक कुमार है। मैं एक पेशे से आईटी प्रोफेशनल हूँ और अभी मैं चिपियाना बुजुर्ग ग्रेटर नोएडा के एक गांव में रहता हूँ। इसे खरीदते टाइम कई सारी गाड़ियाँ थी दिमाग में, जैसे कि उस टाइम विटारा ब्रेज़ा भी आ रही थी डीजल के अंदर और इको स्पोर्ट्स, फोर्ड की इको स्पोर्ट्स भी थी। मुझे मतलब कि उस टाइम पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि भाई फोर्ड का तो मार्केट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और विटारा ब्रेज़ा क्योंकि मारुति की तो कुछ खास इमेज नहीं थी, मुझे एक मजबूत गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए टाटा नेक्सन ही फर्स्ट प्रायोरिटी बनी फिर मेरी। ये टाटा नेक्सन XZ प्लस वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन, और ये उस टाइम मुझे 11.5 लाख की पड़ी। सबसे पहले पेट्रोल वेरिएंट तो इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारी रनिंग इतनी नहीं है डेली की, कि डीजल, मैंने सुना था कि डीजल के लिए जो है डेली की रनिंग काफ़ी चाहिए, तो पेट्रोल वेरिएंट एक तो थोड़ा सा सस्ता भी था और हमारी डेली की रनिंग नहीं थी इतनी, इसलिए पेट्रोल वेरिएंट लिया। और AMT इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि हम जो है उसमें AMT जो है ऑटोमेटिक मैनुअल CVT नहीं आता था, इसके अंदर AMT आता है। तो इसके अंदर क्या था कि थोड़ा सा मैंने सुना था कि जब गियर चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली तो थोड़ा सा बीच में जर्क आता है। मैंने ऑटोमेटिक का भी टेस्ट लिया था तो वो जर्की मुझे थोड़ा सा फील हुआ था, तो कि इससे बढ़िया फिर जो है मैनुअल ही ले लेते हैं, क्योंकि मैनुअल में आप अपने अकॉर्डिंग पावर भी एडजस्ट कर सकते हो। ये करीब 38,000 चल चुकी है और देखा जाए तो 38,500 चल चुकी है, और इसके टोटल अभी तक जो है 7 सर्विसेज हो चुकी हैं। वेल, अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो, तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कॉम्पोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। जब मैंने ये खरीदी थी तो इसमें एक 3S का ऑप्शन आ रहा था कि 3 years 3 सर्विसेज एंड समथिंग रिलेटेड था स्पेयर पार्ट्स का, तो उसमें 3 साल तक तो ये सारी चीज़ें फ्री थी इसकी। तो मैंने लास्ट के भी 2 ही सर्विस करवाई हैं जो कि पेड हैं, और इसमें छोटे वाली भी 2 इंक्लूडेड है, तो जिसका मतलब कि टोटल 4 सर्विस मैंने पेड कराई हैं। तो छोटे वाली जो रेगुलर चेकअप होता है वो सर्विस नहीं होती प्रॉपर, तो वो मुझे पड़ी हैं करीब 1500 से 2000 रुपये की, और जो पूरे साल में एक सर्विस होती है वो करीब मुझे 6 से 7,000 रुपये के आसपास पड़ती है। मैंने गाड़ी ये अगस्त 2019 में ख़रीदी थी, और तब से लेके अब तक इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया। इसके टायर नए हैं अभी तक, बस इसमें मैंने बैटरी चेंज कराई थी जून 2022 में कराया था, और वो स्टॉक इसके साथ एक्साइड आते थे, मैंने एमरॉन चेंज करा दिया था इसका। बाकी ये स्टॉक गाड़ी है अभी तक जो आप देख रहे हैं। नहीं, मैंने अभी तक इसकी 2 ही जगह सर्विस कराया है मैंने। एक तो इसे मथुरा में कराया था, और मेनली ये गाज़ियाबाद साब मोटर्स पे होती है, तो वहाँ तो हॉस्पिटैलिटी की कोई कमी नहीं है। मैं फ़ोन भी कर देता हूँ तो वो घर से भी पिकअप कराने लेके आते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं आया है। काफ़ी पोलाइट वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी काफ़ी पोलाइट हैं और काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, और सारी क्वेरीज़ को भी फिक्स करते हैं। जब मैं इस गाड़ी को ख़रीद रहा था तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी में जो है उस टाइम 5 स्टार रेटिंग जो है नेक्सन को मिल चुकी थी, तो कहा कि चलो ठीक है, अब ये इसकी बिल्ड क्वालिटी जब इन्होंने प्रूव भी हो चुकी है तो इसे ही ले लेते हैं। तो हालांकि इसने इस चीज़ को प्रूव भी किया है, तो कई सारे मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट भी हुई है। मैंने जब ये गाड़ी ख़रीदी थी तो तब तक इसकी 5 स्टार रेटिंग आ चुकी थी, ठीक है, तो उसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। तो मैंने सोचा कि 5 स्टार रेटिंग की पहली गाड़ी है भारत के अंदर, तो मैं इसको ही ख़रीदता हूँ, एक बार एटलीस्ट एक बार टेस्ट किया जाए। इससे पहले भी गाड़ी थी बट वो बिल्ड क्वालिटी में इतनी अच्छी नहीं थी, तो जब इसको लिया तो उसके बाद ये मतलब कि मैंने इसे लेके फ़ील किया कि हाँ ये काफ़ी मजबूत गाड़ी है, तो इसने अपने आप को प्रूव भी किया। जैसे कि जो मेरा गांव है वहाँ पे गड्ढे वगैरह कुछ ज़्यादा ही हैं, हालांकि अप्रोच रोड अच्छी है गांव की, मगर इंटरनली गड्ढे काफ़ी थे, तो उसमें गाड़ी नीचे से लग जाया करती थी। बट क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है इसका, और मतलब कि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसने अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ ये रिलायबल गाड़ी है, और मतलब कि ऐसा कुछ खास इसने इम्पैक्ट नहीं लिया किसी भी चीज़ का।
मेरा इसका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है और उसकी एक वजह ये भी है कि इसमें स्पीड के लिए एक एक्स्ट्रा गियर भी मिलता है इसके बाकी जो इसके साथ की गाड़ियाँ हैं उसके मुकाबले। तो आपको बाकी कभी भी ऐसा नहीं लगता कि पावर की कमी हो या फिर स्पीड की कभी कमी हो। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, शोकर काफ़ी स्मूथ है और मींस काफ़ी अच्छी चलती है ये रोड पे, स्मूथनेस में काफ़ी स्मूथ है। हाईवे पे तो क्लच और ब्रेक का तो इतना कम ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं अगर यमुना एक्सप्रेस वे या फिर बड़े हाईवे जैसे मेरठ जाना होता है, मुझे मेरठ भी जाना होता है, मथुरा भी जाना होता है, तो उसमें मुझे कुछ ऐसा कि काफ़ी कंफर्टेबल आता है। ये जो जैसे पुल के ऊपर को कभी कभी जो है बम्प्स आते हैं तो उन्हें भी इजीली कवर कर लेती है और राइडिंग तो इसकी स्मूथ है ही। पावर भी काफ़ी अच्छी है और अगर फिर भी आपको लगता है कि पावर थोड़ी सी कम हो जाती है कहीं कहीं तो आप इसमें स्पोर्ट्स मोड लगा सकते हो, तो पावर की भी कहीं कमी नहीं लगती मुझे इसके अंदर। ये काफ़ी स्टेबल है और स्मूथ भी है। होंडा सिटी से भी अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग इसके कंफर्ट में सेम है होंडा सिटी। स्पेस काफ़ी है इसमें, अगर फ्रंट की मैं बात करूं और बैक की भी, तो लेग रूम तो काफ़ी है इसमें, मतलब कि इसमें कभी फटीग नहीं होता, इजीली जल्दी हम थकते नहीं है इसमें, लंबा भी चले जाते हैं। मैं जैसे कि मैंने एक बार में ही ओली तक गया हुआ हूँ तो थकान नहीं हुई इसके अंदर मुझे। ब्रेकिंग इसका ABS, अगर ब्रेकिंग है तो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर ABS है तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे रोड अगर अनस्टेबल है और सडनली ब्रेक लेने पड़ते हैं तो ये काफ़ी अच्छी है इसे, कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है सड़क पे चलते हुए कि हाँ ठीक है आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी को। सस्पेंशन और ब्रेकिंग का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मगर जैसे इसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन है और 3 सिलेंडर का इंजन है, तो हाँ कभी कभी हाई स्पीड पे जो है थोड़ा सा इंजन के अंदर रफनेस आ जाती है, मगर ठीक है, अपनी प्राइस सेगमेंट में सबसे सस्ते होने के कारण इतना तो चलता ही है हमारे पास। सिटी के अंदर ये नॉर्मली वही है 14-15 के आसपास का एवरेज निकालती है, पेट्रोल वेरिएंट है ये। और हाईवे पे नॉर्मली ये निकाल देती है 18-19 का नॉर्मल जो है इसका निकल आता है एवरेज। जो मैंने एक बार काफ़ी जो मैक्सिमम एवरेज इसका निकालने की कोशिश करी है वो मेरा अभी तक 21 का ही निकल पाया, 21 का एवरेज निकला है इसका। एक्चुअली ये टॉप मॉडल है तो इसके अंदर प्रोजेक्शन लैम्प भी आते हैं, साथ ही साथ इसमें कॉर्निंग असिस्टेंट भी है। तो जैसे नाइट ड्राइव में आप कर रहे हो तो फ्रंट में तो लाइट की कमी पड़ती ही नहीं है, अगर आप हाई बीम पे लगा देते तो और भी बेस्ट क्लियर हो जाता है। और अगर जब मैं मोड पे मोड़ने की बात करता हूँ तो क्योंकि कॉर्निंग असिस्टेंट है इसमें, तो जब भी स्टीयरिंग में घुमाऊंगा लाइट डल जाती है, वहाँ पे मुझे दिखना शुरू हो जाता है। तो लाइट की तो नाइट ड्राइव में कोई कमी नहीं। इंटीरियर तो जैसे इसे 4 साल पुराना मॉडल है, ये 4 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को, तो अभी भी ऐसा फील नहीं लगता कि भाई ऑफ मार्केट हो चुका है। अभी भी काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है यहाँ पे कि अप टू मार्केट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी उस टाइम का दिया हुआ है, साथ ही साथ जो है ये फ्लोटिंग डेस्कटॉप जो है हमारे पास स्क्रीन है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं इसमें जैसे कि ये मुझे लगता है कि होनी चाहिए थी मगर उस टाइम नहीं दी गई थी, जैसे कि ऑटोमेटिक IRVM होना चाहिए था, अभी भी ये मुझे मैनुअली करना पड़ता है। और मेरे पास जैसे ये लाइट है इसमें अंदर, एक ही सिंगल ही लाइट है हमारे पास, और ये या तो 2 होनी चाहिए थी या फिर इसे ही मतलब कि पीछे कर सकते थे ताकि पूरे केबिन के अंदर जो है लाइट रहे। अब पीछे वालों को यही लाइट शेयर करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो एक मेन चीज़ जो मैंने उस टाइम मिस थी इसमें, मगर फिर भी ठीक है चलो ले ली, दैट इज़ कि मुझे इसके अंदर एक क्रूज़ कंट्रोल हो चाहिए था। क्रूज़ कंट्रोल मिसिंग था जो कि इन्होंने बाद में अल्ट्रोज में दिया, बट फिर भी इसमें मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जो उन सारी चीज़ों को कवर कर लेती है। जैसे कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे जो है स्टोरेज पॉइंट दिए हुए हैं, हुक्स दिए हुए हैं, हिडन हुक्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दोनों साइड में जो है अम्ब्रेला होल्डर दिया हुआ है, इसके अंदर जो है काफ़ी स्पेशियस है, इसमें हुक्स दिए हुए हैं जगह जगह
कि आप कुछ भी सामान रख सकते हो, टांग सकते हैं। यहाँ की आपकी जो पीछे डिग्गी वाला बूट स्पेस है, उसमें भी अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ है जो अपराइट रखनी है तो आप उसे हुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ताकि वो डायरेक्टली अपराइट रहे, इधर उधर बिखरे ना। सबसे बढ़िया कंफर्ट तो मुझे ये लगा कि मैं दूसरे मॉडल का नाम नहीं लूँगा, बट काफ़ी फेमस मॉडल है वो इस सेगमेंट के, इससे थोड़ा सा हैचबैक के अंदर। बट सबसे मेन चीज़ है हेडरूम। इसका हेडरूम काफ़ी है, अगर हम पीछे भी बैठते हैं आगे, हेडरूम काफ़ी है। जबकि सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो हेडरूम होना चाहिए। तो इसमें हेडरूम काफ़ी है, आप आराम से सिर टिका के और पैर आगे करके खूब जितना दूर तक जाओ आप जा सकते हो, आप आराम से जा सकते हो कंफर्टेबल। और इसका मतलब शोल्डर स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, थाई स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा रेज्ड है तो कंफर्टेबल होता है। तो और लेग भी जो है, लेग रूम भी काफ़ी है। आप जो है अगर ट्रेवल करेंगे तो इसमें देखेंगे कि भाई हाँ, आप लेग को भी आराम से एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप। कुछ भी शोल्डर्स वगैरह पे प्रेशर नहीं होता आपका इतना कि जो है आप लंबा चलोगे तो थक जाओगे आप उसके अंदर। इसको रीसेल करके सबसे पहला तो यही है कि अगर मुझे ये रीसेल करनी है तो मैं कुछ थोड़ा सा और पैसे डालूंगा उसमें, और कोई ऐसी गाड़ी लेना पसंद करूंगा जो मतलब कि सिटी में भी काम आ जाए मेरे, और ऑफ रोडिंग में भी थोड़ा सा काम आए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि फिर मैं महिंद्रा थार की तरफ जाऊं, कि उसमें अगर मैं 4x4 नहीं ले सकता तो 4x2 का तो ऑप्शन मेरे पास हो ही सकता है, तो मैं उसे ही लेना पसंद करूंगा, क्योंकि फिर मेरी दोनों नीड्स फुलफिल होती है वहाँ पे। हालांकि कुछ पॉइंट्स हैं इसके, जैसे कि थोड़ा सा इंजन बढ़िया है इसका, मगर फिर भी जैसे थ्री सिलेंडर है हमारा, 1.2 लीटर इंजन है, तो इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं जो है जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो नॉइज़ फील होता है, आपके केबिन के अंदर आपको नॉइज़ फील हो जाता है। तो कुछ अगर चीज़ों को हटा दिया जाए तो हाँ, 8.5 आउट ऑफ 10 मैं दे सकता हूँ।